वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम चर्चा करेंगे पेपर 5 में जो रनिंग चल रहा है इस समय इतिहास सेक्शन। तो उत्तर प्रदेश की भूमिका भारत के स्वाधीनता संघर्ष संबंधी आंदोलनों के विषय में, ठीक है, इस पर चर्चा करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चन बनने की संभावना भी इसमें है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। भारत के स्वाधीनता संघर्ष, या ऐसे पूछ सकते हैं, आंदोलनों में भी पूछ सकते हैं। भारत के स्वाधीनता संबंधी आंदोलनों में उत्तर प्रदेश की भूमिका भूमिका या योगदान। ठीक है, इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो 1857 के विद्रोह से अमूमन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को जोड़ा जाता है कि यहाँ से शुरुआत हो गई। संघर्ष पहले भी हो रहे थे, लेकिन एक व्यवस्थित रूप में जब इस व्यवस्था के खिलाफ एक ऑर्गेनाइज मैनर में जब कार्यक्रम निर्धारित किए गए, उन कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए प्रयास किए गए, जो तौर तरीके अपनाए गए, ठीक है, उस संदर्भ में जो समझते हैं तो स्वाधीनता आंदोलनों को या स्वाधीनता संघर्ष को स्पेसिफाई करने में हमें मदद मिलती है। और स्वाधीनता आंदोलनों की शुरुआत हमारी 1857 या उसके बाद मानी जाती है। 1857 से हम शुरू करते हैं, क्योंकि ये जितने भी स्वतंत्रता संबंधी आंदोलन आगे किए जाते हैं, उन सब में प्रेरणा की भूमिका निभाता है, ठीक है। सामान्यतः एक मान्यता रही कि 1885 में कांग्रेस के गठन के बाद से स्वाधीनता आंदोलनों को स्पेसिफाई किया जाता रहा है, लेकिन ज़्यादा स्पष्टीकरण के लिए 1857 के समय से इसे उठाना जरूरी है। 1857 का विद्रोह इसलिए भी जरूरी क्योंकि ये पहला विद्रोह था जो इतने व्यापक तरीके से एक व्यापक क्षेत्र में, ठीक है, अपनी जगह बनाने में सफल रहा। चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके शुरू करेंगे। 1857 का विद्रोह, कांग्रेस का गठन, ठीक है, और असहयोग आंदोलन, इन्हीं ऐसे ही क्रमों में जो भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए, इन्हीं क्रमों में हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, ठीक है, या इन आंदोलनों में उत्तर प्रदेश की भूमिका क्या रही, इसके संदर्भ में आगे बढ़ते हैं। पहला है 1857 का विद्रोह, ठीक है। 1857 के विद्रोह में आपको पता है कि यह कहां से होता है, मेरठ अर्थात उत्तर प्रदेश, ठीक है, और पूरे प्रदेश में ये लगभग फैलता है। आसपास राजस्थान, मध्य प्रांत, ठीक है, बिहार में भी इसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसका प्रभाव ज्यादा दिखता है, ठीक है। एक व्यापक क्षेत्र में फैलता है और जन विद्रोह का रूप ये यही ले पाता है। अन्य क्षेत्रों में जन विद्रोह के रूप में नहीं आता, ठीक है, या तो असंतुष्ट जमींदार वर्ग या कुछ राजे, ठीक है, इन्हीं के नेतृत्व में विरोध होता है। लेकिन अगर जन विद्रोह की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश में ही हो पाता है, जन विद्रोह। और आंदोलनों के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, जन विद्रोह की। गांधीवादी आंदोलनों में गांधी जी का जो सबसे बड़ा उद्देश्य था वो ये था कि जो भी आंदोलन करें वो जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो जाए, ठीक है। तो जन विद्रोह बनने में उत्तर प्रदेश अग्रणी रहता है, ठीक है। 1857 के विद्रोह को आप इस तरह समझ सकते हैं और इसकी भूमिका भी आप समझ। इसका रिजल्ट क्या रहा, यह आंदोलन असफल रहा,
ठीक है, लेकिन असफलता में भी सफलता के बीज निहित होते हैं। आगे आप देखेंगे कि गांधीवादी आंदोलन भी लगभग बड़े आंदोलन सब असफल रहे। ठीक है, छोटे आंदोलनों की बात नहीं कर रहे, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद मिल, ठीक है, ये आंदोलन भले ही सफल रहे हैं उनके, बरदौली, लेकिन अगर बड़े आंदोलन की या राष्ट्रीय स्तर के आंदोलन की बात करें तो वो भी असफल ही रहे हैं। लेकिन हर असफलता के पीछे क्या होता है, एक प्रेरणा छुपी होती है, आगे उसमें सुधार की गुंजाइश छुपी होती है। तो ये असफल रहा, लेकिन इसका सबसे बड़ा योगदान क्या था, प्रेरणा, मोटिवेशन। आजकल मोटिवेशन आप देखते हैं हर जगह मोटिवेशन की दुकान खुली हुई है, और ये प्रेरणा आपको यहाँ मिलती है जिस स्तर का विद्रोह यहाँ किया गया था। ठीक है, इस तरह की विद्रोह, जिस तरह का संकट इन्होंने ब्रिटिश सत्ता के सामने स्थापित किया था, उस समय ब्रिटिश सत्ता नहीं थी और उसी का एक रूप कंपनी थी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी। वैसा संकट भारत के आगे किसी आंदोलनों में नहीं उत्पन्न हुआ ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ, केवल भारत छोड़ो आंदोलन ही उसकी बराबरी कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा और कोई आंदोलन 1857 के विद्रोह की बराबरी उस रूप में नहीं कर सकता जिस रूप में इसने ब्रिटिश सत्ता के सामने संकट स्थापित किया था। ठीक है, तो आपने 1857 के विद्रोह का महत्व देखा, और चूंकि यह विद्रोह आपका उत्तर प्रदेश से पैदा हुआ था, उत्तर प्रदेश में जन्मा था, यहीं से फैला था। ठीक है, तो इसका महत्व, इसका योगदान क्या है, बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण घटना थी कांग्रेस की स्थापना और इससे संबंधित अधिवेशन। ठीक है, अब अधिवेशन एक लंबे समय तक चलते हैं, तो कांग्रेस में भूमिका देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ही हम देखेंगे। ठीक है, 1885 से लेकर अगर आज़ादी तक के, आज़ादी के बाद भी चले हुए हैं अधिवेशन। ठीक है, तो कांग्रेस जो अभी आपको दिख रही है, इसके अधिवेशन ही उस समय के अधिवेशन है। ठीक है, तो हम आज़ादी तक अपना फोकस करेंगे। तो कांग्रेस में भूमिका उत्तर प्रदेश की क्या रही, आपने देखा होगा 1947 जब तक देश आज़ादी तक कितने अधिवेशन उत्तर प्रदेश की धरती पर हुए, आज़ादी तक 9 अधिवेशन। ठीक है, 9 अधिवेशन। यूपी की धरती पर। ठीक है, यहां आप उन शहरों को भी मेंशन कर सकते हैं, 9 हुए हैं। ठीक है, और कहां कहां हुए हैं, आपका हो गया इलाहाबाद, ठीक है, लखनऊ, बनारस, कानपुर, ठीक है, और 46 में मेरठ। आज़ादी से पहले जो लास्ट उत्तर प्रदेश में होने वाला अधिवेशन था वो कहाँ था, मेरठ। अब इनमें इन 5 जगहों पर 9 अधिवेशन होते हैं, तो निश्चित रूप से कई जगह रिपीट भी हुए होंगे, जैसे इलाहाबाद में हुए ज़्यादा, लखनऊ में कुछ हुए। अब इसमें देखते तो सबसे महत्वपूर्ण था आपका ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो ये था आपका कांग्रेस लीग समझौता, लखनऊ में होता है, कांग्रेस लीग समझौता 1916 में होता है। इसमें मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस का गठबंधन होता है। ठीक है, 1916। हाँ, बनारस भी महत्वपूर्ण था, इसको भी देख लेते हैं। कांग्रेस का प्रथम विभाजन यहाँ होता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश इसके प्रथम विभाजन का भी साक्षी रहता है। ओ कांग्रेस का प्रथम विभाजन, प्रथम विभाजन। ठीक है, कानपुर का क्या महत्व है, कानपुर के अधिवेशन में महत्वपूर्ण बात क्या है, भारत की प्रथम महिला, भारत की, हाँ, या एक ऐसा अधिवेशन जिसमें ठीक है प्रथम भारतीय महिला द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। ठीक है, एनी बेसेंट पहली थी और
सरोजिनी नायडू ने कांग्रेस में अध्यक्षता की और ऐसा करने वाली वो पहली महिला थी। तो उत्तर प्रदेश की धरती में ही पहली बार प्रतिनिधित्व होता है अध्यक्षता के रूप में किसका? महिला का। एक मिनट, ठीक है, क्लियर हो गए? यहां लिख सकते हैं आप, किसी भारतीय महिला द्वारा पहली बार अध्यक्षता कांग्रेस की अधिवेशन, ठीक है। सम्मेलनों में भाग ले रही थी, पर अध्यक्ष बनने का किसी भारतीय महिला को पहली बार मिला है। वो आपका कानपुर का अधिवेशन था। कब हुआ था ये? आपका 1925, ठीक है, टाइमिंग आपकी ये रही। और जिस समय भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस समय आपके अधिवेशन सस्पेंड थे, और जैसे ही आंदोलन खत्म होता है, सरकार सत्ता हस्तांतरण की दिशा में बढ़ रही होती है या अंतरिम सरकार के गठन बढ़ती है, तब मेरठ में जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में कब होता है? 1946 में। ये अंतिम था, ठीक है, इसका कोई बहुत उस तरह का महत्व नहीं। तो आपने देखा कि कांग्रेस में 9 अधिवेशन होते हैं और उनमें महत्वपूर्ण जो घटनाएं उत्तर प्रदेश में घटित होती हैं और कांग्रेस की दिशा निर्धारित करने वाली होती हैं, उस मामले में भी यह स्थल या यह प्रांत एक अग्रणी भूमिका निभाता हुआ नजर आता है, ठीक है। अब एक महत्वपूर्ण आंदोलन अब आप आगे देखेंगे, बंग भंग या स्वदेशी, इनमें तो कुछ उत्तर प्रदेश की भूमिका नहीं थी। अब चलते हैं, जो महत्वपूर्ण आंदोलन हुआ वो था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, ठीक। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी की राजनीति में एंट्री हो चुकी है, ठीक है, और राष्ट्रीय स्तर का जो आंदोलन होने वाला है इस समय वह है असहयोग। उत्तर प्रदेश इस आंदोलन के समय ही राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान अर्जित करता है। अगर वास्तविक रूप में देखें तो असहयोग आंदोलन का जो दौर था उसी समय उत्तर प्रदेश राजनीतिक रूप से अपनी महत्वपूर्ण स्थिति को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। और तब से लेकर आज़ादी तक की बात हो या आज तक की भी बात हो, तो उत्तर प्रदेश राजनीति में अभी भी सबसे सर्वश्रेष्ठ स्तर पर विराजमान है, ठीक है। भारत का कोई भी प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के सहयोग के बिना दिल्ली की गद्दी पर आसीन नहीं हो सकता, ठीक है। गद्दी इसलिए यूज की है कि सारे प्रधानमंत्री कहने को लोकतांत्रिक देश के हैं, सत्ता पाने के बाद सब क्या होते हैं? राजनीतिक व्यवहार ही करते हैं और राजतंत्र जैसा ही उनका आचरण हो जाता है, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन में हमने क्या देखा? उत्तर प्रदेश राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। पुनः भारत के प्रथम प्रधानमंत्री को देने वाला यह राज्य उस व्यक्ति के राजनीतिक उत्कर्ष का आधार यह आंदोलन तय करता है, ठीक है। इसी आंदोलन से क्या होता है? जवाहरलाल नेहरू का राजनीतिक उत्कर्ष शुरू होता है, ठीक है। का राजनीतिक उत्कर्ष, और क्या बातें थी असहयोग आंदोलन में जो उत्तर प्रदेश को महत्वपूर्ण बनाती है, ठीक है। इस आंदोलन में जो कार्यक्रम निर्धारित किए गए रचनात्मक थे, विध्वंसात्मक थे, ठीक है। रचनात्मक में आपका क्या था? चरखे का प्रयोग करके सूत काटना, कपड़े बनाना, ठीक है। जो भी विवाद हो उनको स्थानीय स्तर पर ही पंचायत के माध्यम से हल कर लेना, ठीक है। और विध्वंसात्मक की जब बात करें तो उसमें क्या था? बहिष्कार, ठीक है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र
स्कूल छोड़ दें, सरकारी वकील अपना कार्य छोड़ दें, सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दें, ठीक है, उपाधियों का परित्याग कर दें, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया, ठीक है। तो ये सारे थे विध्वंसात्मक कार्यक्रम। यहाँ एक बात और जुड़ती है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, वो थी किसान आंदोलन कैसे जुड़ना। किसान आंदोलन, किसान आंदोलन आपने अवध किसान सभा एक और एक आंदोलन इससे पहले वाले लेक्चर में डिटेल में पढ़ रखा है, ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। तो किसान आंदोलन जो 20वीं शताब्दी के थे, क्या थे, स्थानीय मुद्दों के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर के आंदोलनों से जुड़ रहे थे, और उत्तर प्रदेश भी इसमें आगे था। तो किसान आंदोलन, अवध किसान सभा प्लस एक आंदोलन उत्तर प्रदेश में इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। हालांकि इन आंदोलनकारियों के द्वारा असहयोग आंदोलन के जो कार्यक्रम कांग्रेस ने निर्धारित किए थे, उन पर पूरी तरह से अमल नहीं किया गया, जिसके कारण कांग्रेसी नेता भी रुष्ट रहे और महात्मा गांधी भी रुष्ट रहे। उग्रता और हिंसा इनमें एक आम बात होने लगी थी, ठीक है, और इसकी आलोचना उदारवादी कांग्रेसियों के द्वारा या अन्य लोगों द्वारा की जा रही थी, ठीक है। तो किसान आंदोलन हो गए। फिर एक इस आंदोलन के असफल होने के कारण में भी उत्तर प्रदेश की भूमिका स्थापित हो जाती है, चौरी चौरा घटना, ठीक है। चौरी चौरा एक स्थान है, कहाँ पे, गोरखपुर में, चौरी चौरा घटना। गोरखपुर, ठीक है। तो इस आंदोलन की सफलता की राह भी यही तय करता है। चौरी चौरा घटना के बाद महात्मा गांधी ने आंदोलन को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, स्थगित कर दिया, ठीक है। तो हमने देखा कि असहयोग आंदोलन से राजनीतिक उत्कर्ष उत्तर प्रदेश का शुरू हुआ, ठीक है। भूमिकाएं पहले भी थी, स्पष्ट राजनीति में अब एंट्री होती है। तो ये राज्य आपने देखा जवाहरलाल नेहरू के विषय में भी महत्वपूर्ण था। किसान आंदोलन जुड़ गए इससे, चौरी चौरा घटना, ठीक। ये महत्वपूर्ण योगदान उत्तर प्रदेश के खाते में चले जाते हैं, ठीक। अब आगे, चूंकि असहयोग आंदोलन असफल हो गया, तो जो युवा लोग थे, ठीक है, जुझारू लोग, ठीक है, तिलक की होम रूल लीग से संबंधित थे, ठीक है, उनका विश्वास गांधीवादी आंदोलनों से भंग हुआ। उन्हें लगा कि इन आंदोलनों से सफलता मिलने वाली है नहीं, अहिंसा भारत की स्वतंत्रता को निर्धारित नहीं कर पाएगा, ऐसा विश्वास बढ़ा। और हम देखते हैं कि क्रांतिकारी आतंकवाद का उत्तर प्रदेश या उस समय जो संयुक्त प्रांत बोला जाता था, वहाँ प्रसार देखा गया। क्रांतिकारी आतंकवाद पहले से भी चर्चा आ चुका था। उसका प्रथम चरण बंगभंग के बाद शुरू होता है, बंगाल विभाजन के बाद, ठीक है, और द्वितीय चरण का साक्षी आपका उत्तर प्रदेश बनता है, ठीक है। तो क्रांतिकारी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, ठीक। कानपुर इसका केंद्र बनता है, ठीक है, एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में कानपुर इसमें भरता है। और आप देखेंगे कि सचिंद्रनाथ सन्याल, M.N. रॉय, ठीक है, योगेश चटर्जी, इनके नेतृत्व में 1924 में
HRA का गठन होता है, ठीक है, कानपुर में। HRA कहते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है। HRA का गठन होता है, और HRA चूंकि उसको क्रांतिकारी या आतंकवादी गतिविधियां करनी थी तो धन की जरूरत थी, धन के लिए लूटपाट का तरीका अपनाया गया, ठीक। और इसके द्वारा जो कार्यक्रम निर्धारित हुआ उसमें संयुक्त प्रांत में क्रांति का संचालन राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में करना स्वीकार किया गया, ठीक है। हाँ, यानी संयुक्त प्रांत क्रांति का संचालन किसके से जिम्मे, राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में। और पहली घटना को अंजाम दिया जाता है, लूट की पहली घटना है। लूट मुख्य तत्व था हथियारों को लूटना और खजाने को लूटना, जिसकी जे और इन्हीं के माध्यम से क्रांति का संचालन शुरू किया गया। पहली घटना थी काकोरी कांड। सहारनपुर से आने वाली एक ट्रेन में खजाने की सूचना थी, ठीक है, उसको लूटा गया। लूट सफल हो जाती है, लेकिन सारे प्रमुख क्रांतिकारी इसमें लगभग पकड़े जाते हैं, ठीक है। प्रमुख क्रांतिकारियों क्या होते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं, ठीक। ये बड़ा आघात था, क्योंकि शीर्ष स्तर के जितने क्रांतिकारी थे, चंद्रशेखर आजाद को अगर छोड़ दें तो बाकी सब पकड़े जाते हैं और सबको फांसी की सजा होती है, ठीक है। स्वयं बिस्मिल, रोशन सिंह, ठीक है, अशफाक उल्ला खां, और राजेंद्र लाहिड़ी। राजेंद्र लाहिड़ी उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं थे, कलकत्ता से थे, पश्चिम बंगाल से। राजेंद्र लाहिड़ी, इनमें ये तीन उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। तो राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला को गिरफ्तार किया जाता है और फांसी की सजा इनको मिलती है। यह आंदोलन यहीं समाप्त नहीं होता, क्रांतिकारियों ने अपना स्थान बदल दिया, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद बचे हुए थे और दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में HSRA का गठन होता है, ठीक है। तो अब वो उत्तर प्रदेश से बाहर आंदोलन का नेतृत्व होने लगता है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ठीक है, ये सब प्रचलित लोग HSRA से जुड़ते हैं और दिल्ली और पंजाब अब नए केंद्र के रूप में भरता है, तो यहाँ पर उनकी चर्चा अनिवार्य नहीं है। अब अगला महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्तर का जो आंदोलन था उस पर चलते हैं, वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, गांधी इरविन समझौता असफल होने के बाद इस आंदोलन की घोषणा होती है और गांधी जी के द्वारा क्या किया जाता है, दांडी मार्च का आयोजन। इसमें उत्तर प्रदेश के भी कई लोग शामिल थे, ठीक है, यूपी के लोग भी इसमें शामिल थे सत्याग्रह के रूप में, ठीक है। जो भी दांडी मार्च कर रहा था उसका उनका नाम था सत्याग्रही, उनके लिए उपाधि थी, क्योंकि गांधी जी के द्वारा निर्धारित कार्यक्रम जिसमें सत्याग्रह एक कार्यक्रम की विधा थी, ठीक है,
जो उनका पालन कर रहे थे उनके लिए सत्याग्रही शब्द का इस्तेमाल किया गया। इनमें प्रमुख जो नाम थे, हरि प्रसाद, सब याद रखने जरूरी नहीं, एक दो नाम भी अगर आपको याद रहता है तो ठीक है। हरि प्रसाद, मुंशीलाल, ठीक है, और सुमंगल प्रकाश, बस दो तीन नाम ठीक है। सत्याग्रही के रूप में ये लोग गांधी जी के साथ शामिल होते हैं। अब दांडी मार्च के जो कार्यक्रम थे, इसमें समुद्र के तट पर जाकर नमक कानून को तोड़ना था, ठीक है। उत्तर प्रदेश में ना तो समुद्र था और ना ही नदियों में नमक बनाने की क्षमता होती है तो क्या हुआ, प्रतीकात्मक या सांकेतिक नमक आंदोलन वो किया गया, सांकेतिक रूप से नमक कानून तोड़ा गया। आगे बहिष्कार, जैसा कि असहयोग में था, बहिष्कार का आयोजन किया गया। बहिष्कार के अंतर्गत क्या था, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, ठीक है, और शराब की दुकानों पर धरना देना, ठीक है। और एक चीज जिसमें उत्तर प्रदेश के मामले में हमेशा जुड़ जाती है, वह है किसानों की भूमिका, ठीक है। तो किसानों ने इस आंदोलन से जोड़कर अपनी कर ना अदायगी का आंदोलन अलग से छेड़ दिया। यह मूल कार्यक्रम में नहीं था, ठीक है, कर ना अदायगी। तालुकेदारों, जमींदारों को उन्होंने लगान देने से मना करना शुरू कर दिया। तो आपने देखा सविनय अवज्ञा आंदोलन में उत्तर प्रदेश की भूमिका, ठीक है। आगे देखते हैं। अब अगली महत्वपूर्ण घटना थी संयुक्त प्रांत में कांग्रेस सरकार का गठन। संयुक्त प्रांत में कांग्रेस सरकार, ठीक है। भारत शासन अधिनियम, ठीक है, भारत शासन अधिनियम उस समय अस्तित्व में आ चुका था 1935। इसी के अकॉर्डिंग केंद्र और प्रांतों में, राज्यों में चुनाव होने थे, ठीक है। और कांग्रेस ने केंद्र और राज्य दोनों चुनाव में भाग लेने का निर्णय लिया। केंद्रीय स्तर के, राज्य, और हम चर्चा करें उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे चुनाव हुए, ठीक है, और कांग्रेस ने 143 सीट जीत ली, पूर्ण बहुमत में आई, ठीक है। मुस्लिम लीग बहुत पीछे रह गई, ठीक है। 143 सीट जीती और सरकार का गठन किया, सरकार गठित की, ठीक है। उत्तर प्रदेश के लोगों को राजनीति की पाठशाला मिलनी शुरू हो गई, ठीक है। और इस समय काश्तकारी से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुहर लगी, ठीक है, सरकार के द्वारा। लेकिन ये दीर्घजीवी नहीं रही सरकार, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था और सरकार इसमें एक स्पष्ट आश्वासन ब्रिटिश सत्ता के साथ चाह रही थी। समझौता नहीं हुआ और सरकार के मंत्रिमंडल ने क्या किया, इस पर त्याग पत्र दे दिया। मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दिया तो सरकार समाप्त हो गई। लगभग 1.5 से 2 साल इन लोगों ने प्रांतीय स्तर में सरकार बनाकर राजनीति के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के लोगों का प्रतिनिधित्व किया और इसे भी एक महत्वपूर्ण योगदान के रूप में जाना जाता है।
सातवां और अंतिम महत्वपूर्ण कारण वो योगदान वो है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन। यहां उत्तर प्रदेश की भूमिका देख लेते हैं। सारे महत्वपूर्ण नेता तो जेल में बंद हो गए, ठीक है, और उसका असर ये हुआ कि ये आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया, ठीक। हालांकि स्थानीय स्तर के भी कई नेता इसमें सक्रिय रहे और उनके जुझारूपन और संघर्ष की प्रवृत्ति ने इस आंदोलन को एक नई दिशा दी। यह आंदोलन किसी कार्यक्रम के द्वारा निर्धारित नहीं था, स्वतःस्फूर्त था, ज़्यादातर हिस्सा स्वतःस्फूर्त था। जो पहले के कार्यक्रम थे उदारवादी, जो जिनका विश्वास हिंसा में नहीं था, उस तरीके को अपना रहे थे, लेकिन ज़्यादातर लोगों का इस समय विश्वास उदारवादी तरीकों पे नहीं था, ठीक है, हिंसा, तोड़ फोड़, ठीक है, इनसे जुड़ा रहा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में जब भारत छोड़ो आंदोलन जब शंखनाद हुआ तो शहरी केंद्र पर पहले स्थापित हुआ। बनारस एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन में संयुक्त प्रांत में जो पूर्वांचल का क्षेत्र है ये सबसे ज्यादा सक्रिय दिखा, लेकिन दमन भी उतना तीव्र हुआ तो ग्रामीण क्षेत्र में आंदोलन शिफ्ट कर गया। और पूर्वी उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण हिस्सों पर फैला रहा। ठीक है। और महत्वपूर्ण बात क्या थी कि इसमें विद्यार्थी मतलब छोटे बच्चे ही नहीं, ठीक है, स्टूडेंट्स, विश्वविद्यालय स्तर के और किसान दोनों सक्रिय रहे। विद्यार्थी में आपके विश्वविद्यालय स्तर के थे, ठीक है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विद्यार्थी इसमें बहुत सक्रिय। किसानों की बात करें तो किसान इस समय कम्युनिस्टों और स्वामी सहजानंद सरस्वती इनके बड़े नेता बनकर उभरे थे, ठीक है। समाजवादी में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अपील को इन्होंने इग्नोर किया क्योंकि उनका मानना था जब से कम्युनिस्ट विचारधारा का समर्थन वो इस मामले में कर रहे थे कि रूस के समर्थन में ब्रिटिश सत्ता थी, ठीक है। तो साम्यवादियों में और पूंजीवादियों में या साम्राज्यवादियों में इस समय कोई विभेद रह नहीं गया था, ठीक है। अपने निहित स्वार्थ के लिए बढ़ रहे थे और किसानों ने सहजानंद की अपील, साथ ही कम्युनिस्टों की अपील, जो किसान हितैषी बनने का दावा कर रहे थे, उनकी अपील को खारिज किया और भारतीय समाजवादियों से जुड़े, ठीक है। भारतीय समाजवादियों के कार्यक्रम को इन्होंने स्वीकार कर लिया, जिसका नेतृत्व प्रदान कर रहे थे आपके जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया। विद्यार्थी और किसान दोनों इनके कार्यक्रमों से प्रभावित थे, ठीक है। बहुत ही प्रोएक्टिव तरीके से इन दोनों लोगों ने राज्य में भारत छोड़ो आंदोलन को सफल बनाने में भूमिका निभाई, ठीक है। जयप्रकाश नारायण का जन्म बलिया में हुआ था और राम मनोहर लोहिया का अकबरपुर, ठीक, अकबरपुर में इनका जन्म हुआ। तो ये दोनों महान विभूतियां आपकी उत्तर प्रदेश से ही संबंधित रहे, तो उत्तर प्रदेश का योगदान तो स्पष्ट ही हो जाता है, ठीक है। इस समय जो कार्यक्रम अपनाए उत्तर प्रदेश में वो क्या थे? संचार व्यवस्था को ध्वस्त करना। संचार व्यवस्था के अंतर्गत क्या क्या आता है? ठीक है, यातायात अर्थात रेल की पटरियां उखाड़ डाली, कम्युनिकेशन या इसमें जो टेलीफोन के तार थे इन्हें काटा गया, डाक खानों पर आग लगा दी, ठीक है। इस तरह करके इन्होंने तोड़फोड़ मचाई। साथ ही देखेंगे कि जो इनकी इमारतें थी सरकारी, उनको भी नष्ट किया गया, आग लगाकर तोड़फोड़ मचाकर, ठीक है, सरकारी इमारतें। इस तरह एक उग्र आंदोलन, क्या ये कि भारत में अगर सबसे कहीं
सबसे ज़्यादा कहीं आंदोलन उग्र हुआ तो उत्तर प्रदेश में हुआ, और उत्तर प्रदेश में भी अगर सबसे ज़्यादा कहीं उग्र हुआ तो वो पूर्वांचल के क्षेत्र में रहा। अभी एक महत्वपूर्ण घटना इससे छूटी जा रही है, वो दिखाते हैं। वो थी समानांतर सरकार की स्थापना। ठीक है, समानांतर, ये एक नई घटना थी, नई विशेषता थी आंदोलन की, इससे पहले नहीं हुआ था ऐसा। ठीक है, समानांतर सरकारों का गठन, और ऐसी पहली सरकार उत्तर प्रदेश में स्थापित होती है, बलिया में। ठीक है, एक उत्साही स्टूडेंट, ठीक है, छात्र नेता थे चित्तू पांडे, उनके नेतृत्व में बलिया में एक समानांतर सरकार की स्थापना होती है, और धीरे धीरे ये अपना प्रभाव आसपास के 16 जिलों में फैला लेते हैं। कलेक्टर के सारे अधिकार इन लोगों ने छीन लिए, खुद ही कलेक्टर बन गए। ठीक है, और इस तरह अंग्रेजों को एक कई सप्ताह तक सत्ता से दूर कर दिया। ठीक है, तो बलिया के आसपास के 16 जिले, जिसमें कुछ उत्तर प्रदेश और कुछ बिहार के भी थे, वो सब प्रभाव में आ चुके थे। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वाधीनता आंदोलन में उत्तर प्रदेश की भूमिका हर बड़े आंदोलन में दिखती है। देश की आज़ादी का सपना पूरा होता है। ठीक है, और भारत का प्रधानमंत्री जो पहला नियुक्त होता है वो भी उत्तर प्रदेश की धरती से होता है। तो उत्तर प्रदेश की भूमिका जहाँ तक है इससे स्पष्ट हो गई होगी। एक अच्छा खासा आंसर आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।